टॉप फास्टेस्ट ग्रोइंग स्मार्टफोन ब्रांड कौन से, क्या आप भी जानना चाहोगे? वेल, इस लिस्ट में आता है नथिंग सबसे पहले। नथिंग कंपनी ने अपना पहला फोन कब निकाला था? 2022 में। फोन 1 यहाँ पे हिट हुआ था क्योंकि हाइप थी, फोन के अंदर कुछ नया था, ग्लिफ इंटरफेस, थोड़ा ट्रांसपेरेंट डिजाइन था और काफी सारी नई चीजें थी और उस जमाने का काफी हाइप्ड फोन था। लेकिन ये सारी जो हाइप रहती नथिंग फोन 2 सस्टेन नहीं कर पाया, क्योंकि जब नथिंग फोन 2 आया था तब उसके अंदर आपको वो सारी चीजें मिल रही थी जो फोन 1 में थी, लेकिन उसका एक प्रीमियम वर्जन उन्होंने क्रिएट किया था। बेटर कैमरास, बेटर चिपसेट, बेटर डिस्प्ले, सारी चीजें थी। लेकिन इन सब के चक्कर में फोन की कीमत हो गई थी ज्यादा, इस वजह से फोन चला नहीं। लेकिन 2024 अगर मैं देखूं तो यहाँ पे कहानी में बहुत ट्विस्ट है। इस साल नथिंग ने अपना फोन 3 भी लॉन्च नहीं किया और नथिंग वाले सीधे गए अपनी बैक टू रूट्स पे और उन्होंने देखा कि इंडिया फोन मार्केट के अंदर यहाँ पे कौन सी चीजें चलती है, जैसे कि अफोर्डेबल सेगमेंट में अच्छा प्रोडक्ट निकालो, और यही काम किया। अच्छे प्रोडक्ट निकालना शुरू किया और धीरे धीरे मार्केट ग्रैब करने लगे। टेक्निकली इस साल नथिंग जैसे ब्रांड की तरफ से एक ही फोन आया, नथिंग फोन 2 है, और वो फोन की हाइप भी थी, प्राइस पॉइंट भी सही था और ओवरऑल डिसेंट फोन है जिसे रिकमेंड किया जा सकता है। इस वजह से वो फोन आज भी मार्केट में चल रहा है और उसके अलग अलग वर्जन्स उन्होंने निकाले और वो भी मार्केट में सक्सेसफुल रहा। हाल ही में फोन 2A प्लस निकाला जिसे मैं टोटली ओवर प्राइस्ड कहता हूं, लेकिन बजट सेगमेंट के अंदर नथिंग फोन 2A ने बहुत अच्छी ग्रोथ दिखाई और इस वजह से इंडिया के अंदर वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग स्मार्टफोन ब्रांड नथिंग बना। इवन इसने जो सब ब्रांड ओपन किया था CMF, उसमें भी CMF फोन 1 मिला, जो ट्रांसपेरेंट डिजाइन तो नहीं था लेकिन रिमूवेबल बैक के साथ आया और 15 से 20 हजार रुपए के सेगमेंट पे वो भी काफी डिसेंट फोन है। और नथिंग के साथ स्पेसिफिकली बात यह कि टेक एंथुसियास्ट को कैटर करता है, 3 सॉफ्टवेयर देता है, फ्लिपकार्ट के ऊपर अवेलेबल है, दूसरी जगह भी अवेलेबिलिटी करवा रहा है और लोग अब नथिंग को ब्रांड को कंसिडर करने लगे हैं और इस ब्रांड को पहचानने लगे, जिस कारण से नथिंग अपनी यूनिक पोजीशन मार्केट में बना रहा है। बस अब बात है कि आने वाले प्रोडक्ट्स ही डिटरमाइन करेंगे कि ये जो सक्सेस, जो फास्टेस्ट ग्रोथ उसने ली है, क्या वो उसे सस्टेन कर पाता है कि नहीं। और अगला साल नथिंग के लिए बहुत क्रिटिकल होगा जब वो अपना फोन 3A को भी निकालेंगे, नथिंग फोन 3 भी निकालेंगे, CMF फोन 2 निकालेंगे और भी मल्टीपल प्रोडक्ट्स। क्योंकि अब आने वाले समय में उसके साथ प्रॉब्लम बताऊं क्या है कि उसे बजट तो कैटर करना है लेकिन अब महंगे वाले में भी खेलना है। महंगे वाले में शुरुआत में फेल हुए लेकिन आगे चल के वो कुछ कमाल दिखा पाते हैं कि नहीं और बड़े बड़े वॉल्यूम शिप कर पाते हैं कि नहीं, ये देखने वाली बात होगी। इसके बाद जिस अगली कंपनी का मेरे पास नाम है वो बहुत सरप्राइजिंग है, वो है एप्पल। एप्पल आज के समय में इंडिया के टॉप 10 स्मार्टफोन ब्रांड्स की लिस्ट में भी आ गई है। यहां तक की बात करें 6th पोजीशन अचीव करती है। कुछ साल पहले तक एप्पल की इंडिया में हालत बहुत बेकार थी। 6 से 7 साल पहले तक एप्पल इंडिया में लिटरली फेल हो रहा था क्योंकि फोन की प्राइसिंग बहुत ज्यादा थी। लेकिन इस बार देखा तो एप्पल के आईफोन की ऐसी रिकॉग्नाइजेशन, ऐसी चीज बन गई है जिसको पकड़ पाना किसी दूसरी कंपनी के लिए बहुत मुश्किल है। सबसे पहली चीज, आज के समय 50,000 रुपए के ऊपर कोई भी नॉर्मल इंसान फोन खरीद निकलता है ना, नंबर 1 प्रायोरिटी उसकी एप्पल का लोगो है, यानी कि आईफोन के पीछे जाएगा, उसी को परचेस करेगा। आईफोन के अलावा दूसरे प्रोडक्ट्स को देखता भी नहीं 50,000 रुपीज के ऊपर के सेगमेंट पे। यहां तक कि अगर ऑप्शंस की बारी आती है तो यहाँ पे कुछ लोग सैमसंग के पीछे जाते हैं जिनको एंड्रॉइड चाहिए या फोल्डेबल चाहिए वो, और फिर कुछ ऐसा परसेंटेज आता है जो OnePlus कर लेता है। इसके अलावा बाकी सारी कंपनीज की हालत बहुत खराब है। बहुत बड़ी बड़ी चाइनीज कंपनीज है जो मार्केट में अपने प्रोडक्ट्स लेकर तो आ रही है लेकिन मार्केट में उन्हें खरीदने के लिए लोग हैं ही नहीं इतने। इवन OnePlus के भी जो प्रीमियम यूजर थे वो भी अब सैमसंग या एप्पल के ऊपर शिफ्ट हो रहे हैं। पीछे का रीजन है कि एप्पल के अंदर जो अफोर्डेबिलिटी वाला फैक्टर है वो उसके अंदर नहीं है और वही उसकी ताकत है। यानी कि एप्पल का आईफोन की पूरी जो मार्केटिंग, पूरी जो पोजीशनिंग है ना, वो एक प्रीमियम प्रोडक्ट के रूप में हो रखी है, जिस कारण से लोगों को ये लगता है कि हम एक प्रीमियम प्रोडक्ट यहाँ पे एक्सपीरियंस कर रहे हैं। इसी वजह से आज के समय में भी आईफोन 12 जैसा फोन 2024 में लोग उसे खरीद रहे हैं। वो वन ऑफ द बेस्ट सेलिंग आईफोन है इस साल। आज भी बात करें तो पुराने मॉडल्स को एप्पल बेचता है, उनके रेट गिरा देता है, लेकिन नए मॉडल को कभी भी सस्ते में लॉन्च नहीं करता, जबकि नए मॉडल उसके इंडिया में ऑलरेडी बनना शुरू हो चुके हैं। लास्ट ईयर आईफोन 15 प्लस इंडिया में बने थे, क्या प्राइस में कोई ड्रॉप आया? नहीं, वही प्राइसिंग पे जिस आईफोन 14 आया था। इस साल आईफोन 16 प्रो भी इंडिया में बनेगा, लेकिन क्या कीमत उसकी कम होने वाली है? नहीं, वो उसी कीमत पर ही आएगा। यानी कि आईफोन के बारे में एक बात है, हाँ महंगा है, महंगा और रहेगा महंगा। यही चीज एप्पल को पता है और यही चीज एप्पल यहाँ पे कर रहा है। इसके साथ ही उसका बेनिफिट यहाँ पर दिया EMI स्कीम ने। EMI का यूज करके जो लोग महंगा आईफोन अफोर्ड नहीं कर सकते वो EMI का यूज करके उसे अफोर्ड कर रहे हैं। EMI में बहुत सारे आईफोन आज के समय बिक रहे हैं मार्केट में। इसके अलावा मार्केटिंग उनकी स्ट्रॉन्ग है, वो अपने प्रोडक्ट्स को वहां मार्केट करते हैं जो प्रीमियम जगह है जहां पे दूसरी कंपनी स्ट्रगल करती है, और जो इंडिया में जो अल्ट्रा प्रीमियम सेगमेंट है वो एप्पल ने कैप्चर कर रखा है। ये एक ऐसे प्रीमियमाइजेशन है वो हुआ है और एप्पल जैसी कंपनी दूसरी एंड्रॉइड फोन कंपनीज को टक्कर दे रही है। वेल, सरप्राइजिंग चीज है कि एप्पल ने बहुत लॉन्ग टर्म गेम खेला और उसका जो रिजल्ट है आज के समय में उसे मिल रहा है। इसके बाद अगली जो कंपनी वो है iQOO कंपनी को इंडिया में हुए लगभग 4 साल हो चुके हैं, लेकिन 4 सालों में एक बात कंसिस्टेंट रही है कि सबसे अच्छे स्पेसिफिकेशन,
सबसे अच्छे प्राइस में देना, ये iQOO की खास बात है। लास्ट ईयर स्नैपड्रैगन 8 Gen 3 का फोन सबसे कम रेट में लेकिन सबसे पहले लेकर आते हैं। इस साल iQOO 13 के साथ 8 Gen 4 सबसे अफोर्डेबल रेट में निकालेंगे। iQOO ने अपने हर प्रोडक्ट के अंदर प्रोसेसर सबसे बेहतरीन देती है, ई स्पोर्ट के साथ कोलैब करती है, वहां पे गेमर को टारगेट करती है, ऑलराउंडर फोन बनाती है और धीरे धीरे जेन जी वाली ऑडियंस को कैटर कर रही है। और स्पेशली जो जी सीरीज होती है iQOO की, वो यहाँ पे काफी ज्यादा सक्सेसफुल है। जहाँ पे किसी को अगर हैवी परफॉर्मेंस का एक अच्छा गेमिंग फोन चाहिए, वो लोग iQOO के पीछे यहाँ पर जाते हैं। लेकिन इसके साथ ही बात करें, iQOO आज भी वीवो की बैकिंग के साथ आता है, वीवो की सप्लाई चेन को यूज करते हैं, काफी R&D वीवो की यूज करता है, जिसका उसे बेनिफिट मिला है और इसी वजह से मार्केट में अपनी एक अलग जगह धीरे धीरे बना रहा है और धीरे धीरे मार्केट में पॉपुलर हो रहा है। लेकिन अभी भी iQOO को थोड़ा सा लंबा खेलने की जरूरत है। पहली चीज, उसे ऑफलाइन में और ज्यादा स्ट्रॉन्ग होना पड़ेगा, ऑफलाइन के अंदर अवेलेबिलिटी लानी पड़ेगी और iQOO जैसे नाम को लोग अभी भी प्रीमियम ब्रांड नहीं समझते और इसीलिए उसे वहां पे थोड़ा करने में थोड़ी डिफिकल्टी आएगी। अभी भी मेन स्ट्रीम जाने में, मतलब जितना पॉपुलर आपका Xiaomi या Realme है, iQOO को उस लेवल पे जाने में थोड़ा सा यहाँ पे टाइम लगेगा। ऐसी बात करें तो अगला जो ब्रांड है इंडिया में फास्टेस्ट ग्रोइंग लिस्ट में, वो है पोको। पोको की कहानी तो बहुत जबरदस्त है। शुरुआत में पोको देखा जाए तो OnePlus किलर के रूप में आता, लेकिन उसके बाद मदरबोर्ड, कैमरा डेड, काफी सारे इश्यूज के कारण काफी ज्यादा बदनाम रहा। लेकिन 1-1.5 साल से कंपनी बहुत अच्छे स्ट्रॉन्ग होल्ड पे दिखा रही है। यहाँ पे देखा तो लगातार फोन्स को निकाल रही है और iQOO जैसे ये भी प्रोसेसर पे फोकस करते हैं। डिफरेंस है कि iQOO थोड़े अपर सेगमेंट पे फोकस करता है, यहाँ पे पोको क्या है 30,000 है उसके नीचे। यहाँ तक कि पोको की जो मेजॉरिटी सेल होती है वो एम सीरीज के कारण होती है, क्योंकि एम सीरीज के फोन उसके लोग खरीदना पसंद करते हैं। इसके साथ ही गेमर्स के बीच में थोड़ा पॉपुलर और हैवी परफॉर्मेंस वाले फोन्स जो रहते हैं वो पोको के आते हैं। लेकिन एक छोटी सी चीज है, पोको से परफॉर्मेंस के ऊपर फोकस करता है, कैमरा और बाकी चीजों के ऊपर इतना फोकस नहीं रहता, जहां पे रेडमी यहाँ पर ले लेता है। क्योंकि सिंपल सी बात है, पोको जब भी फोन निकालता है ना, तो उसका कंपटीशन डायरेक्टली रेडमी नहीं होता, उसका कंपटीशन होता है मार्केट में दूसरे फोन जो सिमिलर प्राइस पे बेटर स्पेसिफिकेशन नहीं दे पा रहे। इस वजह से पोको यहाँ पे चलता है। अब देखने वाली बात है कि पोको यहाँ पे धीरे धीरे किस तरीके से ग्रो करता है और आगे चल के पोको क्या लेवल अचीव करता है। इस साल देखा तो जो पोको है उसने काफी एक अच्छा काम किया था। इवन OnePlus जैसी कंपनी से ज्यादा फोन बेचे हैं। और फाइनली जिस कंपनी के बारे में बात करने वाला हूँ, इंडिया में बहुत अच्छी ग्रोथ दिखा रही है, वो है मोटोरोला। मोटोरोला के बारे में बात करें तो एक नॉस्टैल्जिया वाला जो फैक्टर होता है मोटोरोला के साथ हमेशा से जुड़ा है। मोटोरोला के फोन लोग पहले यूज करते थे, बीच में गायब हो गया। पिछले 3-4 साल से मोटोरोला कमबैक करने की कोशिश कर रहा था और अब जाके काफी अच्छा कमबैक किया है। मोटोरोला के साथ जो ब्रांड रिकॉग्नाइजेशन है पुराना, वो जुड़ा है। और लेनोवो जैसी कंपनी ने यही चीज का फायदा उठा के मोबाइल फोन के अंदर सिर्फ मोटोरोला ब्रांडिंग के अंदर फोन निकालना शुरू करे। मोटोरोला फ्लिपकार्ट के ऊपर अवेलेबल था, क्लीन एंड्रॉइड के लिए जाना चाहता था और आज के समय में जो मेजोरिटी मोटोरोला फोन्स बेच रहा है वो मिड रेंज कैटेगरी में 20,000 और उससे कम में ही मोटोरोला के मेजोरिटी फोन्स बिक रहे हैं। और उस कैटेगरी में बहुत सारे मोटोरोला फोन निकालता और वहां पे वो सक्सेसफुल बन के बैठा है। इसके अलावा एज सीरीज भी उनकी चल रही है। लास्ट ईयर एज 40 को भी अच्छा रिस्पॉन्स मिला, इस साल एज 50 को भी अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है। इसके साथ ही यहाँ पे मोटोरोला काम करता है अपनी हैवी एडवर्टाइजिंग के ऊपर। यूट्यूब के अंदर मेजॉरिटी एड्स चलाता है, जिसका कहीं ना कहीं मोटोरोला को बेनिफिट मिला और मार्केटिंग और एडवर्टाइजिंग वगैरह करने से मोटोरोला की प्रेजेंस यहाँ पे थोड़ी स्ट्रांग हुई है। अब बस देखने वाली बात है कि जो मोमेंटम मोटोरोला ने पकड़ा है, इसे कब तक यहाँ पे से होल्ड कर पाता है और कब तक ये चीज मोटोरोला की आगे यहाँ पे सस्टेन कर पाती है। क्योंकि सीधी बात है, अगर बेटर प्रोडक्ट्स अगर आप निकालोगे तो सर्वाइव करते रहोगे और जैसे ही प्रोडक्ट क्वालिटी लो करोगे वैसे ही मार्केट से बैकलैश आना शुरू हो जाएगा। और कस्टमर लॉयल्टी मोटोरोला के साथ वैसी है नहीं जैसी हुआ करती थी। प्रोडक्ट अच्छा है तो ही जाएंगे, अगर प्रोडक्ट अच्छा नहीं है तो लॉयल फैन बेस भी मोटोरोला के पीछे नहीं जाएगा। ये एक चीज है। अगली चीज, मोटोरोला को 2-3 जगह काम करने की जरूरत है। पहली जगह जहाँ काम करने की जरूरत है, सस्ते फोन में ब्लोटवेयर डालना शुरू कर दिया, वो हटाओ, उसे क्लीन करो। इसके साथ ही सॉफ्टवेयर अपडेट, आज भी मोटोरोला काफी पीछे, जिसका फीडबैक हम मोटोरोला को अक्सर देते हैं कि सॉफ्टवेयर अपडेट, जल्दी सॉफ्टवेयर अपडेट, इन पे काम करने की बहुत जरूरत है। तीसरी चीज है कि मोटोरोला को यहाँ पे काम करने की जरूरत है आफ्टर सेल सर्विस में। कई सारे कस्टमर्स की रिपोर्ट आती है कि आफ्टर सेल सर्विस अच्छा नहीं है मोटोरोला का, तो अगर मोटोरोला वहां पे अगर अच्छा काम करे तो मार्केट में लॉयल फैन बेस भी मोटोरोला का क्रिएट हो सकता है। लेकिन डेफिनेटली प्रोडक्ट्स उन्होंने काफी ठीक निकाले, 20,000 से नीचे का सेगमेंट पकड़ा है। देखने वाली बात है कि जो अपर सेगमेंट है उससे मोटोरोला यहाँ पे कब तक यहाँ पे होल्ड कर पाती है, कब तक ले पाती है। तो यार दोस्तों, यार ये थी कहानी इंडिया के फास्टेस्ट ग्रोइंग स्मार्टफोन ब्रांड्स की। नथिंग से लेके हमने मोटोरोला तक बात करी। बाकी आपकी नजर में कौन से ब्रांड की क्या कहानी चल रही है, ये बात नीचे कमेंट बताना ना भूलना। थैंक यू हमारे रहने के लिए। मैं आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो के अंदर। गुड बाय।